जब भी हम लोग ग्रेविटी के बारे में सोचते हैं तो न्यूटन का चेहरा तो ज़रूर सामने आता है, क्योंकि उन्हीं ने हम लोगों को ग्रेविटी के बारे में बताया और समझाया कि यह एक फोर्स है जो दो मासों के बीच लगता है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि ग्रेविटी काम कैसे करता है तो उन्होंने इसका आंसर नहीं दे पाया। तब 250 साल बाद आइंस्टीन आए और उन्होंने अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, इट्स एन इल्यूजन। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि ग्रेविटी एक फोर्स क्यों नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि एक आदमी जो कि एक घर के छत के ऊपर खड़ा है और वहाँ से गिर जाता है। तब जब वो वहाँ से गिर रहा होता है तब वो अपना वेट को महसूस नहीं कर रहा होता है, वो वेटलेस महसूस करता है और जो कुछ भी उसके साथ नीचे गिरेगा वो उसके रिलेटिव में स्थिर रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में गिर रहा होगा। यह पूरी सिचुएशन ठीक उसी प्रकार होगी जैसे कि आप एक डीप स्पेस पर हो और आपके पास आपका स्पेसशिप है जो कि रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोस्टिंग कर अलोंग हो। यहाँ पर आप लोग वेटलेस महसूस करोगे और आपके चारों ओर के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है आपके रिलेटिव में स्टेशनरी रहेगा। और अगर आप लोग उन ऑब्जेक्ट्सों को हल्का सा धक्का देते हो तो वे कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने लगेगा और तब आप एक इनर्शियल ऑब्जर्वर होंगे, क्योंकि आपके पास ना ही एक्सेलरेशन है ना ही कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है और तभी सभी फिजिक्स के लॉज आपके रेफरेंस ऑफ फ्रेम में काम करने लगेंगे, जिसका मतलब आप अपने रेफरेंस ऑफ फ्रेम को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। अब इन दोनों सिचुएशंस को आइंस्टाइन ने देखा और कहा कि ये दोनों ही सिचुएशन इक्विवेलेंट है लेकिन सिमिलर नहीं है। मतलब फिजिकली देखे तो ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इसका मतलब छत से गिरने वाला व्यक्ति ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है और न ही आप एक्सेलरेट कर रहे हो, क्योंकि आप भी उस रॉकेटमैन की तरह एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे कि व्यक्ति का छत पर से गिरना एक पूरी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड में है और ऑब्वियसली वो एक्सेलरेट भी कर रहा है और उसका स्पीड हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है और जब जमीन पर वो गिरेगा तो उसको दर्द भी होगा। आई नो दैट दोस्तों कि ये दोनों सिचुएशन अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आइंस्टाइन के इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से हम लोग को यह पता चलता है कि हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है और वह है ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस। अगर वे वेटलेस फील कर रहे हैं तो वे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब इमेजिन कीजिए कि एक रॉकेटमैन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके थोड़ी सी दूर में एक प्लेनेट है जिस पर रॉकेटमैन का ध्यान नहीं है, लेकिन एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर ये नोटिस कर सकता है कि रॉकेट स्लाइटली प्लेनेट की तरफ बेंड कर रहा है, लेकिन रॉकेटमैन जो रॉकेट के अंदर है वो इन सब से बेखबर है। वो न ही कोई फोर्स महसूस करेगा और न ही कोई एक्सेलरेशन महसूस करेगा। जैसे जैसे रॉकेट प्लेनेट के क्लोज जाता रहेगा वह फास्टर और फास्टर होता रहेगा, लेकिन रॉकेटमैन अब भी वेटलेस ही महसूस करेगा। उसके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस पूरी घटना में आप कहाँ पर कर सकते हैं कि रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में चेंज हुआ है और जो वहाँ पर एक्सेलरोमीटर है वो भी चेंज नहीं हुआ होगा, वो अपने इनर्शियल पाथ में ही कंटिन्यू रहेगा। तो कंक्लूजन यही निकला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि वो प्लैनेट से टकराता ना हो। तो अब आप लोग बोलेंगे कि बिना किसी ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के रॉकेट का पाथ बेंड कैसे हुआ? तो आपका आंसर है कर्व्ड स्पेस टाइम। सबसे पहले आप रॉकेटमैन को देखो, वो पूरी जर्नी में यह महसूस करता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन वो स्पेस टाइम के थ्रू स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। लेकिन स्पेस टाइम बड़े भारी ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लेनेट के सामने कर्व्ड होता है और इसीलिए जो ऑब्जर्वर है उसे इसके पाथ को कर्व्ड होते हुए नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन हमेशा शॉर्टेस्ट रूट में ही ट्रेवल करता है, इसेंशियली वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन अर्थ सरफेस कर्व्ड होने की वजह से वो स्ट्रेट नहीं दिखता है। कर्व्ड सरफेस में शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग जियोडेसिक्स कहते हैं और हम लोग इसी वर्ड जियोडेसिस को उस इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए भी यूज करते हैं जो
कर्व्ड स्पेस टाइम में स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा होता है। हम लोग इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप और आपका फ्रेंड इक्वेटर पर 1000 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं और नॉर्थ की तरफ चलने लगते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आप लोग एक दूसरे के सामने आते रहोगे और नॉर्थ पोल पर आते आते आप दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स है जो आप लोगों को एक साथ पुश कर रहा होता है। लेकिन आपने तो कोई फोर्स महसूस नहीं किया और न ही आपके फ्रेंड ने कोई फोर्स महसूस किया। ग्रेविटी भी ठीक उसी फोर्स की तरह होता है, वो एक्चुअली में होता ही नहीं है। आपके एक दूसरे के पास आ जाने का सही रीज़न यह है कि आप एक स्ट्रेट पाथ जियोजेटिक्स में एक कर्व्ड सरफेस के ऊपर हो, तो असल में ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे पता है कि आप लोगों को यह सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन एक मिनट के लिए मेरे साथ आइए। इमेजिन कीजिए कि ये आप हो और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड न्यूटनियन फिजिक्स हम लोगों को एक वेट फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो हमें नीचे खींच रही है, और एक नॉर्मल फोर्स जो कि फ्लोर आप पर लगा रही है, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये दोनों फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट है और दोनों कैंसिल हो जाएगा, जिससे हम लोग स्थिर खड़े हैं। लेकिन जनरल रिलेटिविटी में ऐसा नहीं है। इसमें ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, मतलब आपके पास कोई वेट नहीं है, तो सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स है जो कि आपको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, जिससे हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोग तो ऊपर की तरफ मूव कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं बोलूँगा कि किसके रिलेटिव में हम लोग ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि रिलेटिव टू फ्लोर, डेस्क एंड एवरीथिंग इन दिस रूम के हिसाब से हम लोग ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, जो कि इनर्शियल नहीं है। रॉकेटमैन के हिसाब से उसके चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव में वो मूव नहीं कर रहा होता है, लेकिन असल में वो मूव कर रहा है। अगर आप सही में अपने एक्सेलरेशन को मेजर करना चाहते हैं तो किसी को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए, जैसा कि उस छत से गिरने वाले व्यक्ति के साथ है, क्योंकि छत से गिरते वक्त वो आपको ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव होते हुए देखेगा। असल में यह क्या दिखाता है? यह जियोडेसिक्स से डेविएशन को दिखाता है, क्योंकि आप स्पेस टाइम में एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोर आपको ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि वो आप पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिससे आप ऊपर एक्सेलरेट करते हो। तो फिर आप कहेंगे कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स भी हमारे साथ ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो शायद से अर्थ ही एक्सपेंड हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए एक्सेलरेट करना संभव है, भले ही आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं भी हो रहे हैं। मैं आप लोगों को एक इक्वेशन जनरल रिलेटिविटी से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों को इक्वेशन दिख रहा है, यह क्या कहता है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू योर एक्सेलरेशन, जो कि F/m है। और अगर आप लोग एक फ्लैट स्पेस टाइम में हो, और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि अगर हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमारे स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चेंज होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो एक फ्लैट स्पेस टाइम में है ही नहीं, और यह टर्म कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम से रिलेटेड है, और ये टाइम के स्क्वायर के साथ आपका वेलोसिटी है। आपको यहाँ पर इसके डिटेल्स के बारे में चिंता नहीं करनी है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर ध्यान देना है, और पॉइंट यह है कि आप लोग मूव नहीं कर रहे हो, यानी कि आप लोग तो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब यह पार्ट 0 हो जाएगा, और इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन इस कर्वेचर टर्म टाइम्स और वेलोसिटी थ्रू टाइम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक कर्व स्पेस टाइम में आपको स्थिर रहने के लिए एक्सेलरेट करते रहना होगा। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग को कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स, इट्स एन इल्यूजन, मतलब यह आपका सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ग्रेविटी को पूरा आसान तरीकों से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं ऐसे ही नए वीडियो लाऊं तो आप लोगों को पता चल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।